बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्रबोधक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर विराजमान सम्मानीय हुड्डा साहब, एसीबीओ श्री राजूराम जी, पूर्व आरपी चन्नाराम जी, समस्त सम्मानित मंच सरपंच साहब, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जिला स्तरीय प्रबोधक संघ का शैक्षिक सम्मेलन खींवसर की इस पावन धरा पर आयोजित किया गया। इसलिए खींवसर की आयोजन समिति के सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इस बाबत भी बधाई देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में प्रबोधक संघ का जो सबसे मजबूत संगठन है, जो सबसे मजबूत साथी है, वो खींवसर ब्लॉक है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। प्रबोधक किस प्रकार बने, कैसे बने, मैं इस संघर्ष में आपने अपने बहुत लंबा लम्हा, बहुत लंबा समय गुजारा। किन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके आप इस मुकाम पे पहुंचे, तो आपके संघर्ष के मादे को भी मैं सलाम करता हूं। इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, प्रबोधक क्या है। आपने अपने शब्द के अर्थ के रूप में सरकार ने आप सभी को नियमित करने के लिए एक नया कैडर बनाया। कैडर बन गया, हम सरकारी सेवा में एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक से भी बढ़कर आपको नाम और कर्म और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का जो संदेश दिया, उस पे थोड़ा मनन करें। प्रबोधक का शाब्दिक अर्थ होता है जगाने वाला, दूसरों को प्रेरणा देने वाला, उत्साहवर्धन करने वाला, चेताने वाला। इस शब्द के बारे में आपने कभी मनन किया है? आप सोचिए, आप इस धरा पर इस शिक्षा की जो संस्कृति है, शिक्षा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जिस पुनीत काम पर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, उसमें आपका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप जगाने वाले हैं, आप प्रेरणा देने वाले हैं। किनको प्रेरणा देनी है? प्रेरणा देने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक हमारी जो पौध, जिसके माध्यम से हम संस्कार और शिक्षा उनको देकर समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं, और दूसरे उस परिवेश में, जिस परिवेश में विपरीत परिस्थितियों में हम रहते हैं, उस परिवेश के लोगों को जागृत करना, उन्हें प्रेरित करना, और उन्हें इस बात में आप हमेशा प्रेरित करने के लिए तत्पर रहना कि किस प्रकार शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। यह आपका दायित्व बनता है। थोड़ी सी बात है, मैं दो तीन बातें कहूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है, दूसरे मेहमान भी बोलेंगे। आप थोड़ा सा एक सोचिए, आप में से हरलाल जी डुकिया मेरे पास कल परसों आए थे, उन्होंने बात कही थी कि आपको आना, मैं बिल्कुल आऊंगा। प्रबोधक मेरे शिक्षकों में से सबसे मेरे निकटतम, क्योंकि मैं परियोजना में 15 साल रहा, तो सबसे निकटतम और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सबसे अधिक योगदान करने वाले साथी रहे थे। आपका संघर्ष ही आपको इस मुकाम पर लेके आया है। हमें सोचना होगा कि ये जो धार शुरू हुई है, जिन क्षेत्रों में, जिस परिस्थितियों में शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर या वैकल्पिक शिक्षा के तहत भी एक पैरा टीचर बने, वो बने थे, उनकी स्थिति क्या रही थी आप सबको पता है कि हमारे उस, जब तक डीपीपी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1998 में, उस समय शिक्षाकर्मी बोर्ड पहले शुरू हो गया था। राजस्थान के उन सुदूर क्षेत्रों में, और वो भी के में खींवसर जो सबसे नागौर का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था शिक्षा के क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया, तो वो आपके द्वारा शुरू हुआ। इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं। उन सुदूर क्षेत्रों में जहां कोई स्कूल नहीं थी, जहां आज तो बहुत ज्यादा, मैं यहाँ एमएलए साहब भी विराजमान अभी नहीं है, शायद पधारेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी गए तो सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है, बहुत ज्यादा समृद्धि और खुशहाली की बहार सी लगी हुई है। लोगों का आर्थिक विकास भी हुआ है, सामाजिक स्तर में भी सुधार हुआ है, शैक्षणिक स्तर में भी सुधार हुआ है। इन सुदूर दौरों में अच्छे प्रशासनिक पदों पर, जैसे अभी कहा था हमारे एक साथी IAS बने हैं, डॉक्टरों की तो लेन लगी हुई है जिनका नीट में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आज से मैं 98 और 2000 की बात करता हूं, जब यहाँ आते थे तो गाड़ी नहीं निकलती थी, कोई रास्ता नहीं था, और बहुत से लोग इतना अधिक पिछड़े क्षेत्र में रहते थे कि शिक्षा चीज क्या होती उनके बारे में भी उनको परिचय नहीं था।
उन लोगों में उस विपरीत परिस्थितियों में 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर भी कोई अधिक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं रखता है। ज्ञान के द्वारा आपको ज्ञात ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण रखता है। आपने उन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा की अलग जगाई। मैं विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारा उस कड़ी में आपने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद में फिर संघर्ष, आपने उसमें कहीं कोई मांग नहीं की हमें सरकार स्थायी करेगा। आपने 15 साल तक संघर्ष किया। आपके संघर्ष के माध्यम पर सरकार ने आपकी वाजिब हक, जो आपका हक बनता है, उस पर विचार किया। आपको नया कैडर बनाकर सरकार ने स्थायी करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है तत्कालीन सरकार में, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके संघर्ष के मुद्दे पर। उसके बाद में भी देखिए परिस्थितियां इतनी बनी, कैसे भी रही। मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि जो हमारे साथी वंचित रह गए, आज भी पैरा टीचर के पद पर है, बहुत से साथी पैरा टीचर के पद से सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्ति नाम का हो गया, उनको कुछ नहीं मिलता, उनके परिवार में 1 रुपए की पेंशन तक भी नहीं मिलती, वो वंचित रह गए और भी वंचित है। बहुत बड़ी स्थिति रह गई, उनका दुर्भाग्य माने, परिस्थितिक असंतुलन माने, क्या परिस्थितियां रह गई, वो जो वंचित रह गए। आज बहुत बड़ी दिक्कत है साथियों। अब उनको सीधा आपके बराबर लाने का सरकार कितना ही प्रयास करे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको स्थायी करना। मैं सीधा करूं क्योंकि इतनी ज्यादा जागरूकता, इतनी ज्यादा कोर्ट के सिस्टम लागू हो गया कि सरकार चाहे तो किस तरीके से करे। न्यायालय के आदेश भी इस प्रकार के आ गए कि उनको सीधा कोई, उस समय तो जैसा भी जल्दी में, मुझे पता है, मैं कार्यालय में बैठता था, किस प्रकार सरकार के द्वारा दबाव बना के, किस प्रकार में जिस संस्थान में बैठा हूं मैं, निजी संस्थान को, उनको उनके साथ भी आपके जो अनुभव की शर्तें की थी, वो भी बहुत अनुभव की शर्तें उसमें आते थे, लेकिन उनको पीछे रखने के लिए किस प्रकार का दबाव बनाया है, कैसे किया कि इन साथियों को नियमित करना है। और आपकी जीत, आपका संघर्ष ने आपको जीत दिलाई और ये साथी कोई उसमें नहीं। अगर वो साथी आते तो शायद आपका भी नंबर नहीं। ये तो हमारी पुरानी बात हो गई। अब भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या स्थिति है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपने जो अलग जगाई, अब जो आने वाली पीछे जो पौध बेटियां बहनें बहुत कम है, प्रबोधक तो बहुत कम है, क्योंकि साथ ही विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था। जितनी बहनों ने भिकी बाई जैसे बैठे हैं, मंजू जी, बहुत ज्यादा इन्होंने संघर्ष अपने जीवन को गुजारा है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। अब जो पीछे जो हमारी एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं जो बीएड एसटीसी किया हुआ नहीं, वो भी एक उम्मीद की किरण लेकर कि आने जो हमारी जो अग्रिम पंक्ति है, जो हमारे अग्रज हैं, वो हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं। दुनिया में जैसे हमारे साथियों ने कहा था, इस शिक्षा से ज्यादा नोबल जॉब कहीं नहीं है। और महिलाओं के लिए तो मैं कहूँ कि साहित्य राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई है कि वो राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के लिए भी इतनी ज्यादा कंठ, उनका रास्ता इतना कंठों से भरा हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल है। एक शिक्षक, एक शिक्षिका के रूप में जो अपना दायित्व निभाती है महिला, उसके लिए उससे बढ़िया कोई दुनिया में जॉब हो नहीं सकता। तो इस जॉब को कैसे जिंदा रखें, इस जॉब को कैसे जिंदा रखें, हमें ये प्रण करना होगा, इस चीज में आपको तय करना होगा। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली और मैं गर्व से कह सकता हूं कि नागौर जिले के 15 ब्लॉक में नामांकन के रेशियो में खिंवसर ब्लॉक सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बड़ी विडंबना, बड़ी विचित्र स्थिति है कि शिक्षकों के रिक्त पदों में भी खिंवसर नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा खाली पद भी खिंवसर में है। बहुत दुर्लभ स्थिति है। मेरे साथी नथमल जी कल ऑफिस में आए थे, पांचोड़ी प्रिंसिपल, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, बड़ी विचित्र स्थिति। हम क्या कर सकते हैं? 750 स्टूडेंट है उस बंदे के पास और 3 शिक्षक हैं सीनियर स्कूल। 3 शिक्षक में 750 स्टूडेंट, कैसे स्कूल चलाता है? क्या जवाब दें? हमारा सर खुद का शर्म से झुक जाता है। जवाब क्या दें? हमने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया, हमारी तरफ से हमने प्रस्ताव भेजा कि सरकार कोई छूट दे दे कैसे भी उनको एडजस्ट करने की, तो उन बच्चों की शिक्षण की व्यवस्थाएं हो जाए। अगर एक बार हमारी विद्यालयों का नामांकन टूट गया तो फिर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। और नामांकन टूट गया तो हमारी पोस्टें टूटने में कोई समय नहीं लगेगा। और अगर पोस्टें टूट गई तो हमारी जो पीछे वाली पीढ़ी है, जो नोबल जॉब है, जिसका इंतजार कर रही है, उनको कभी अवसर नहीं मिलेगा।
तो हम सभी मिलकर इस पुनीत कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे प्रत्येक विद्यालय में हमारा नामांकन का लक्ष्य 100% पूरा हो, ज्यादा से ज्यादा सामान्य गरीब कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिले, ये हमें प्रयास करना होगा। हम मानवता के रक्षक हैं, हम मानवता के श्रृंगार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के पोषक हैं। हम ही वो चीज है जिनके माध्यम से कोई एक उम्मीद की किरण हमसे रख सकता है। अगर राष्ट्र में कोई उन्नति, राष्ट्र में कोई तरक्की, देश और दुनिया में कोई मानवता का श्रृंगार का कोई सबसे ज्यादा अगर पुनीत कार्य करता है तो वो हम ही कर सकते हैं। हमारे ऊपर इतना अच्छा दायित्व है, इतना पुनीत कार्य मिला है, तो इसमें मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि परिस्थितियां भले ही विपरीत हो, इन विपरीत परिस्थितियों में आपको अपने अंदर का जो हुनर है उसको जिंदा रखना है। जिसके अंदर अपना हुनर जिंदा है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम संघर्षशील होकर उन बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता हमेशा सुदृढ़ रहेगा। नहीं तो बहुत सी स्कीमें आ रही है, मैं आपको बताऊं कि बहुत कोई भी सरकार है वो कहने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। बहुत सी सरकारें, हम मध्यम कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो इसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पिछड़े वर्ग के कमजोर तबके के लोगों के बच्चे ही हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं और सरकारें चाहती है कि मुश्किल से बड़े तरीके से निजीकरण हो और क्योंकि पैसा बचाया जाए और पैसा, वो कहते हैं कि आर्थिक विकास कैसे हो। आर्थिक विकास के लिए उनका एक तरीका होता है कि देश का विकास फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से होता है, जबकि नहीं। हम जानते हैं राष्ट्र का विकास, जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, उस गांव के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। उस देश के राष्ट्र का विकास उस देश के बच्चे की शिक्षा से होकर गुजरता है और वो रास्ता हम ही जिंदा रख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। हम कैसे निजीकरण को बचा सकते हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना। अगर निजीकरण हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि आज सार क्षेत्र में हो रहा है, और हमने थोड़ी सी ढील दे दी तो निजीकरण इस प्रकार अजगर की तरह पांव पसारे बैठा है। अगर एक बार हमने जकड़ लिया तो उसको फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी एक स्कीम भी चल रही है, विद्या संबल योजना। बहुत से साथी पूछ रहे हैं, अभी आया नहीं सरकार का आदेश कि विद्या संबल योजना से साफ शिक्षक लग जाए। बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए कल्याण, लेकिन विद्या संबल योजना का भी आगे परिणाम क्या होगा वो तो हम थोड़ा गहराई से सोचेंगे तब पता लगेगा। अगर कोई योजना ठीक ढंग से अगर शुरू हो गई तो फिर हमारे स्थायी शिक्षकों की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आप सभी मिलकर राष्ट्र की समृद्धि और शिक्षा की समृद्धि के लिए, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी हमारे हक के लिए लड़ें, हमारे वाजिब मांग के लिए लड़ाएं, हमारे अधिकारों के लिए लड़ें। लेकिन हमारा कर्तव्य हमारे सर की पगड़ी के समान होना चाहिए। जब कर्तव्य हमारा आगे होगा तो हक, हमारे अधिकार हमारे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। इस कर्तव्य पथ पर आप आगे बढ़ें, आप समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें। आपकी दायित्व बनता है कि आप अपने जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर उन लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि वो अपना खर्चा कम से कम करें, कुरीतियों से दूर रहें, समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने पास में ऐसी माहौल बना दें कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा धन बच्चों की शिक्षा पे लगाएं। गांव में आप ही प्रेरित कर सकते हैं कि गांव के लोग बहुत पुनीत किस्म के लोग होते हैं। हमारे किसान वर्ग के लोग तो बहुत पुनीत किस्म के होते हैं। उनका दायित्व होता है कुछ न कुछ दान करूं। ऐसा माहौल बनाएं कि अगर दान करने की कोई इच्छा होती है, जब पैसे लगने की भावना होती है, मन में आपकी कोई तृष्णा होती है कुछ मैं दान पुण्य करूं, तो वो दान करने की अगर सबसे सर्वोत्तम जगह तो वो स्कूल है, वो स्कूल है और वो स्कूल है। उसके लिए प्रेरित करें। हम जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए सोच करें। राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो वर्ग को उनका काम बांटने का होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो लोगों का जोड़ने का काम करती है। हम जोड़ने का काम करें, हम तोड़ने का काम नहीं करें। हमारे लिए स्कूल में आने वाला प्रत्येक बालक